हेलो 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 वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे अपना एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जिसको हम प्यार से यूपीएससी की भाषा में जीएस4 भी कहते हैं। ओके, सो उसी में आज हम करेंगे कॉन्टेक्चुअलिस्ट अप्रोचेस टू एथिक्स। ओके, थोड़ा सुनने में कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा बट इतना मुश्किल नहीं है, हम देखेंगे, बहुत सिंपल है। तो हम कर रहे थे डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, उसमें हम कर रहे थे नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स में हम वर्च्यू एथिक्स कर चुके हैं, टेलियोलॉजी कर चुके हैं, डिओंटोलॉजी भी बहुत डिटेल में कर चुके हैं, जिसमें हमने इंडियन डिओंटोलॉजी भी देखा, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, धर्मशास्त्र, ये सब कुछ। आज हम करेंगे कॉन्टेक्स्चुअलिस्ट अप्रोच टू एथिक्स। ओके, बट ये नॉर्मेटिव एथिक्स का पार्ट नहीं है ट्रेडिशनली। ओके, बट मैं इसको यहाँ पे इनके साथ पढ़ा रहा हूँ फॉर अ रीजन, क्योंकि ये सब जो है ये है थियरीज, और ये जो कॉन्टेक्चुअलिस्ट अप्रोच है ना, ये आपको समझने में हेल्प करेगी कि इन थियरीज को रियल लाइफ एप्लीकेशंस में कैसे यूज करें। ओके, तो अगर मैं इसको यहाँ अप्लाइड एथिक्स के साथ पढ़ाता तो बीच में डिस्क्रिप्टिव एथिक्स और मेटा एथिक्स करते, तब तक आप ये सब कुछ भूल चुके होते। सो मैं कॉन्टेक्स्चुअलिस्ट अप्रोच को और इसमें जो थियरीज हैं उसको आपको अभी करवा रहा हूं, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन दीज एब्स्ट्रैक्ट थियरीज एंड रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ इथिक्स। तो वहां पे जब आप केस स्टडीज करेंगे या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, तो उसमें आपको समझ आएगा कि किस तरह आपको केस बाय केस एथिक्स को अप्लाई करना है, इन थियरीज को अप्लाई करना है। ओके, सो इसको हम पहले ही कर रहे हैं, बट रिमेंबर, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स के तीन पार्ट हैं, वर्च्यू, टेलियोलॉजी एंड डिओंटोलॉजी। तो चलो शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। और लेक्चर से पहले आपसे मेरी हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट और है कि प्लीज इस लेक्चर को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन आइकन दबा दो। शेयर तो जरूर कर देना, बिकॉज अभी मेरे फॉलोअर्स बहुत कम है और इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाती है, यही मेरी कमाई है। तो चलो शुरू करते हैं। इमेजिन करो कि तुम आईएएस ऑफिसर बन गए, तुम कहीं पे डीसी बन गए। ओके, तो अब रूल ये है कि एक पर्टिकुलर डेट तक, 17 जुलाई 2026 तक के सबकी एप्लीकेशंस आ जानी चाहिए। अगर उसके बाद कोई एप्लीकेशन आती है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी, जैसे आपका यूपीएससी का फॉर्म भरते हो उसमें होता है। तो 18 जुलाई को, यानी कि एक दिन बाद, आपके पास एक गरीब किसान आता है। ओके, और वो आपसे कहता है कि क्योंकि बाढ़ आई हुई थी तो मेरे गांव के सारे रास्ते बह गए थे। ओके, सब रोड वगैरह टूट गए थे, गाड़ियां वगैरह सब डूब गई थी, तो मैं यहाँ पे टाइम से नहीं आ पाया अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। ओके, इवन जो गवर्नमेंट, आप बीइंग अ डीसी या बीइंग एन ऑफिसर, आपको पता है कि उस गवर्नमेंट में गवर्नमेंट मशीनरी तक नहीं पहुंच पा रही है, ऐसी बाढ़ आई हुई है रिलीफ के लिए। ओके, सो ये आपके पास फैक्ट्स है इस केस के। तो अब आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं जनरली। पहला ऑप्शन है जो कि जनरली हमारी ब्यूरोक्रेसी लगाती है, कि रूल्स आर रूल्स, और आप उसकी जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दो कि नहीं भाई, रूल्स आर रूल्स, मैं कोई तेरे लिए एक्सेप्शन नहीं कर सकता। 17 तारीख को आना था, मतलब 17 को आना था। सो दिस इज डिओंटोलॉजी, ड्यूटी बेस्ड या रूल बेस्ड एथिक्स। ओके, ऑप्शन बी जो है आपके पास, वो उसमें आप सोचते हो कि अगर मैं इसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेता हूं तो इसकी फैमिली जो है वो सरवाइव कर जाएगी, एंड अगर मैं रिजेक्ट कर देता हूं तो उनका बहुत नुकसान होगा। तो आप उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेते हो। दिस इज टीलियोलॉजी, क्योंकि आप कॉन्सिक्वेंसेस को देख रहे हो। देन देर इज एन ऑप्शन सी, कि आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते हो कि ये लेट क्यों है। ओके, या फिर क्या जो हुआ वो इसके कंट्रोल के बाहर था सचमुच में ही, क्या ये सच में एक एक्सेप्शनल केस है, क्या अगर मैं इसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लूंगा तो वो इनजस्टिस क्रिएट करेगा, या मैं इसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करूंगा वो इनजस्टिस क्रिएट करेगा, क्या मैं अपने डिसीजन को जस्टिफाई कर सकता हूँ, क्या मैं जो डिसीजन लेने वाला हूँ, यानी कि मैं एक दिन बाद भी इसकी जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने वाला हूँ, इज इट, डज इट डिफाइन द स्पिरिट ऑफ द लॉ। ओके, तो आप अपने आप से ये सब क्वेश्चंस पूछते हो ऑप्शन सी में। नाउ इफ यू चूज ऑप्शन सी, ओके, सो यहाँ पे आप सिंपली कोई रूल नहीं फॉलो कर रहे हो। ओके, यहाँ पे आप कोई सिंपली कॉन्सिक्वेंसेस को भी नहीं कैलकुलेट कर रहे हो कि मैं एक्सेप्ट करूंगा तो ये होगा, नहीं करूंगा तो इसकी फैमिली भूखी मर जाएगी, दिस एंड दैट। ओके, आप ये भी नहीं कर रहे हो। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे सिचुएशन को समझ रहे हो पहले, और उसके बाद डिसीजन ले रहे हो।
दिस इज कॉन्टेक्चुअल अप्रोच टू एथिकल डिसीजन मेकिंग, यानी कि आप कॉन्टेक्स्ट को समझ के फिर कोई डिसीजन ले रहे हो, एथिकल डिसीजन ले रहे हो। सो क्या होता है कॉन्टेक्चुअलिस्ट अप्रोच टू एथिकल डिसीजन मेकिंग? इट सिंपली मीन्स कि कुछ भी सही या गलत डिसाइड करने से पहले आप उस सिचुएशन का, आप उस सरकमस्टांस का कॉन्टेक्स्ट समझो। कॉन्टेक्स्ट मतलब कि क्या सरकमस्टांसेस हैं, वहां पे क्या रिलेशनशिप्स हैं। भाई आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, वो आपके मतलब इस टाइम आपके ऊपर डिपेंड है वो बंदा, या फैमिली के रिगार्डिंग रिलेशनशिप, या कोई आपकी केयर में है, आप नर्स हो, कोई आपकी केयर में है, इस तरह की चीजें। आप अर्जेंसी समझो सिचुएशन की कि कितनी अर्जेंट है ये सिचुएशन, फॉर एग्जांपल डिजास्टर है। आप इंटेंशन समझो कि क्या वो जो फार्मर एक दिन लेट आया, वो इसलिए लेट आया कि वो ड्रग्स लेके पड़ा हुआ था और उसको होश ही नहीं था, या जेन्युइनली उसकी कोई मजबूरी है। आप वैल्यूज को कंपेयर करो कि आप उसकी हेल्प करोगे या आप उसकी हेल्प नहीं करोगे तो जस्टिस सर्व होगा नहीं होगा, एंड प्रैक्टिकल रियलिटीज को देखो। तो ये सब जो होते हैं ये होते हैं कॉन्टेक्स्ट। और इनको समझने के बाद आप डिसाइड करते हो कि क्या चीज है जो मॉरली राइट है या एथिकली राइट है। सो अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं व्हाट इज कॉन्टेक्चुअलिस्ट अप्रोच टू एथिकल डिसीजन मेकिंग। तो सबसे पहले व्हाट इट मींस। तो देखो समझो, हमको पता है कि लाइफ इज नॉट अ टेक्स्ट बुक। ओके, यहाँ पे राइट और रॉन्ग जो होते हैं ना वो हमेशा फिक्स नहीं होते। सेम एक्शन एक सिचुएशन में सही हो सकता है और दूसरी सिचुएशन में वही एक्शन आपका गलत भी हो सकता है। एग्जाम्पल से बताऊंगा अभी। तो जब आपको डिसाइड करना पड़े कि क्या सही है और क्या गलत, तो आप पहले कॉन्टेक्स्ट समझो कि आप किस सिचुएशन में हो। ओके, और वहां पे कोई सिंगल रूल अप्लाई नहीं होता। आई मीन रियल लाइफ में कोई सिंगल रूल अप्लाई नहीं होता है कि सच बोलना हमेशा सही है या झूठ बोलना हमेशा गलत है या चोरी करना हमेशा गलत है। तो कोई सिंगल रूल हर एक सिचुएशन को अप्लाई नहीं होता, ये आपको समझना पड़ेगा जब आप कॉन्टेक्चुअलिस्ट अप्रोच से काम करते हैं। तो की आइडिया क्या है यहाँ पे कि हर एक सिचुएशन जो है वो यूनिक है, और कोई भी एथिकल डिसीजन लेने से पहले आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या हुआ है एग्जैक्टली exactly, यानी कि क्या मतलब कॉन्टेक्स्ट के रिलेटेड आपको ये क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। क्या हुआ है, जो हुआ है वो क्यों हुआ है, उससे कौन कौन लोग अफेक्टेड हैं, क्या कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, और कौन कौन सी वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं। और एक बार जब आप इन सब चीजों को कंसिडर कर लेते हो, पूरा कॉन्टेक्स्ट आप समझ लेते हो, उसके बाद जो सबसे एप्रोप्रिएट एक्शन होता है एथिकली, आप वही लेते हो। तो अगेन एग्जांपल देखते हैं, वही फार्मर्स के लिए डेडलाइन। तो एक फार्मर है, वो अपनी जो फ्लड रिलीफ के लिए एप्लीकेशन एक दिन लेट सबमिट करता है क्योंकि वो केयरलेस है, वो नशा करके पड़ा हुआ था, फॉर एग्जांपल। ओके, तो अगर आप उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हो तो ये डिसीजन सही है। बट दूसरी सिचुएशन में एक फार्मर की जो एप्लीकेशन है वो एक दिन लेट होती है क्योंकि फ्लड में उसके जो उसके गांव की सड़कें थी, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था, गवर्नमेंट ऑफिसेज भी डिस्ट्रॉय हो गए थे उसके गांव के, पंचायत ऑफिस वगैरह। तो आपके पास आने में उसको एक दिन लेट हो गया। तो यहाँ पे अगर आप उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हो एक दिन बाद भी, देन दैट इज द राइट डिसीजन। तो यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशन तो डिफरेंट मॉरल डिसीजंस हो जाते हैं। तो इसका कोर मैसेज क्या है कि कॉन्टेक्चुअलिस्ट अप्रोच जो है ना, जो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड अप्रोच है, वो कहती है कि पहले सिचुएशन को समझो, उसके बाद डिसाइड करो कि मॉरली राइट क्या है। बट ये नहीं कहती कि तुम सारे रूल्स को इग्नोर कर दो। ओके, कि रूल कुछ है ही नहीं, मैं हर जगह कॉन्टेक्स्ट ही लगाऊंगा, नहीं। रूल जो है वो इंपॉर्टेंट है, बट उनको विजडम के साथ हमें अप्लाई करना चाहिए सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट समझकर। ओके, विली निली ऐसे ही नहीं कि हाँ बस अप्लाई कर दिया। एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल है, रेड लाइट को क्रॉस करना। एक ये बंदा है, मान लो थार वाला, फॉर्च्यूनर वाला, या कोई भी, बलेनो वाला, बलेनो वाले सबसे ज्यादा रूल तोड़ते हैं। तो ये रेड लाइट जंप करता है क्योंकि इसको 5 मिनट बचाने हैं। ओके, रैंडमली। तो ये गलत है। बट वहीं पे ये एक एम्बुलेंस है, ये इसमें एक हार्ट अटैक का पेशेंट है। तो यही एम्बुलेंस अगर इसी रेड लाइट को जंप करती है, देन दिस कैन बी कंसिडर्ड राइट। तो यहाँ पे सेम एक्शन है कि रेड लाइट जंप की है, बट सिचुएशंस जो हैं वो डिफरेंट है। तो सिचुएशंस डिफरेंट है तो रेड लाइट जंप करने का जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी डिफरेंट है। और इसकी वजह से हमारा जो एंड में मॉरल जजमेंट निकल के आता है कि एक में गलत है और एक में सही, वो होता है। ओके,
दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं झूठ बोलने का, कि ये बच्चा है, ये झूठ बोल देता है क्योंकि इसको डर लगता है कि सच बोलूँगा ना तो कुटाई होगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे झूठ बोलना जो है वो गलत है। बट वहीं पे ये फैमिली है, ये इस बच्चे को अपने घर में छुपा लेते हैं टू प्रोटेक्ट हिम या हर फ्रॉम क्रिमिनल्स। तो यहाँ पे झूठ बोलना इज़ राइट। तो अगेन एक्शन सेम है झूठ बोलने का, बट कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, इसलिए ये एक जगह सही है और एक जगह गलत। अब थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जांपल देखते हैं कि कहीं पे प्रोटेस्ट हो रहा है, ओके। पुलिस जो है वो टीयर गैस यूज करती है, बट ये प्रोटेस्ट जो है ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, वो सिर्फ बैनर दिखा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, वो कोई वायलेंस नहीं कर रहे, बट फिर भी पुलिस अगर टीयर गैस यूज करती है देन दिस इज रॉन्ग। बट वहीं पे ये दंगाई है, इनकी भीड़ है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लोगों की गाड़ियां तोड़ रहे हैं, लोगों के घरों में आग लगा रहे हैं, यहाँ पे पुलिस अगर टीयर गैस यूज करती है देन दिस इज राइट। तो सेम एक्शन है टीयर गैस यूज करना, बट क्योंकि कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है तो दोनों में एक जगह ये टीयर गैस यूज करना सही है और एक जगह ये गलत है। सिमिलरली मेडिकल एथिक्स में अगर देखें तो डॉक्टर्स के लिए ये मेडिकल एथिक्स का पार्ट है और शायद लीगल रिक्वायरमेंट भी है कि वो अपने पेशेंट के जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उनको कहीं पे रिवील नहीं कर सकते, डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी। ओके। सो डॉक्टर जो है वो मीडिया अटेंशन के लिए अपने पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड्स को रिवील कर देता है, लीक कर देता है, देन दैट इज रॉन्ग। ओके। बट वहीं पे एक डॉक्टर जो है वो हेल्थ अथॉरिटीज को अपने पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड्स रिवील करता है क्योंकि उसके पेशेंट को कोई हाईली कंटेजियस डिजीज है, मान लो वो बाहर से आया और उसको इबोला है। तो यहाँ पे ये जो डिसीजन है उसकी मेडिकल हिस्ट्री या उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स को रिवील करने का, इट इज राइट बिकॉज यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट अलग है, यहाँ पे बाकी लोगों में कंटेजियन होने से बचाना इज द कॉन्टेक्स्ट। सो सेम एक्शन, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, तो डिफरेंट मॉरल जजमेंट। ओके, ये एक और एग्जांपल है, आप पीडीएफ से देख लेना। तो कॉन्टेक्चुअलिस्ट अप्रोच जो है वो क्या कहता है कि सिचुएशन को समझो, कॉन्टेक्स्ट को समझो डिसाइड करने से पहले, और फिर डिसाइड करो क्या सही है और क्या गलत। तो ये तुम्हारा एग्जाम के लिए माल मसाला ही ऑलरेडी मैंने बता दिया है। नाउ क्वेश्चन कि हमको कॉन्टेक्चुअलिस्ट एथिक्स की जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखो, जो ट्रेडिशनल थियरीज हैं आपकी, जैसे हमने वर्च्यू एथिक्स पढ़ा, वो हमसे पूछती है कि हमें किस तरह का इंसान बनना चाहिए। डियोंटोलॉजी जो है वो हमसे एक क्वेश्चन पूछती है कि मुझे अपनी कौन सी ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए, मुझे कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए। सिमिलरली टीलियोलॉजी जो है वो सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस पे फोकस करती है कि जिस एक्शन से सबसे बढ़िया रिजल्ट मिल रहा हो वही एक्शन सही है। ओके। बट रियल लाइफ में क्या होता है ना कि हमको ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं हमारे सामने जहाँ पे हमारी ड्यूटीज जो है वो कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, या हमें नहीं पता होता कि मैं जो कोई एक्शन लेने वाला हूँ उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस अनसर्टेन होते हैं। या हमारी जो वर्च्यूज है ना कि ऑनेस्टी एक तरफ जाने को बोल रही होगी, जस्टिस एक तरफ जाने को बोल रहा होगा, काइंडनेस एक तरफ जाने को बोल रही होगी, ट्रूथफुलनेस एक तरफ जाने को बोल रही होगी, तो कई बार हमें धर्म संकट या एथिकल डिलेमा का भी सामना करना पड़ता है लाइफ में। सो कॉन्टेक्चुअलिस्ट अप्रोच जो है ना वो रियल वर्ल्ड में तुम्हें डिसीजंस लेने में हेल्प करती है, ओके, विदाउट स्टिकिंग टू एब्स्ट्रैक्ट रूल्स, एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज या रिजिड प्रिंसिपल्स। तुम रियल लाइफ में फ्लेक्सिबल होके एथिकल कैसे रह सकते हो, दैट कम्स फ्रॉम द कॉन्टेक्चुअलिस्ट अप्रोच टू एथिक्स। ओके, ये अगेन थोड़ा एग्जाम के लिए माल मसाला है, अपना देख लेना। अब इसके सेंट्रल फीचर्स देखते हैं हम कॉन्टेक्चुअलिस्ट अप्रोचेस के। तो सबसे पहला इसका जो सेंट्रल फीचर है, कोर आइडिया है कि ये जो रिजिड यूनिवर्सलिज्म है ना, जो रिजिड रूल्स हैं कि हर हालत में सच बोलो, या सिर्फ वही एक्शन करो जिससे तुम्हें सबसे बढ़िया कॉन्सिक्वेंसेस मिल रहे हैं, या अपने आप से ये पूछो कि ये एक्शन करके मैं किस तरह का इंसान बनूंगा, वर्चुअल एथिक, ये उन सबको रिजेक्ट करता है। क्या मतलब हुआ इस बात का। तो कॉन्टेक्चुअलिस्ट अप्रोचेस जो है ना, जो 5 हम आगे बढ़ेंगे, वो ये नहीं बिलीव करते कि एक ही मॉरल रूल से आप हर एक एथिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ये ऐसा बिल्कुल नहीं मानते। ओके। इंस्टेड जो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड जो अप्रोच है वो कहती है कि एक रूल जो है वो एक सिचुएशन में हो सकता है काम करे, बट दूसरी सिचुएशन में हो सकता है वो इनजस्टिस क्रिएट करे, नुकसान करे। ओके। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि ये रूल क्या कह रहा है, मुझे कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड जो आपकी अप्रोच है वो आपसे कहती है कि आप ये देखो कि क्या ये रूल इस सिचुएशन में फिट भी हो रहा है। ओके। तो एग्जांपल,
तो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन वाला ही अगेन कि डॉक्टर है, उसके लिए गलत होता है कि वो किसी पेशेंट की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है उसको रिवील करे। बट अगर उससे पब्लिक हेल्थ थ्रेटन हो रही है तो उस टाइम पे अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना इज एथिकली जस्टिफाइड कि मेरे पास ये पेशेंट आया था, अभी अभी प्लेन से उतरा है एंड इसको इबोला के सिम्टम्स हैं और इसको धर लो भाई तुम। ओके, सो क्या होता है, सेम रूल डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट आउटकम। तो क्या मना करता है ये कि आप ब्लाइंडली रूल्स को मत फॉलो करो, बट ये भी नहीं कहता कि तुम मॉरल प्रिंसिपल्स को सबको इग्नोर ही कर दो। नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये क्या कहता है कि कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे तुम रूल्स की एक विजडम बेस्ड एप्लीकेशन करो, दिमाग लगाओ अपना और फिर रूल्स को फॉलो करो, अंधभक्त मत बनो। देन दूसरी इसकी जो कोर वैल्यू है, जो कोर कॉन्सेप्ट है, वो है कि इट रिकॉग्नाइजेस द जेन्युइन मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी एंड कन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज। क्या मतलब हुआ? तो देखो, रियल लाइफ में जो हमारी एथिकल प्रॉब्लम्स होती है ना, वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती कि हाँ हमें क्लियरली पता हो कि ये अच्छा है ये बुरा है सो आई हैव टू डू दिस। हमारे जो मोस्ट एथिकल डिलेमास होते हैं ना, जो हमारे धर्म संकट होते हैं, उनमें क्या होता है कि हमको जनरली दो गुड वैल्यूज के बीच में से एक चूज करनी होती है। ओके, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड जो अप्रोचेस हैं ये इस चीज को रिकॉग्नाइज करती हैं कि हमारे पास रियल लाइफ की सिचुएशंस में कई बार परफेक्ट आंसर नहीं होता। तो डिसीजन मेकर जो है ना, उसको अपनी जो कंपीटिंग मॉरल वैल्यूज हैं किसी भी सिचुएशन में, किसी भी डिलेमा में, उनको केयरफुली समझ के उनको बैलेंस करना होता है। ये हमें कॉन्टेक्स्ट बेस्ड अप्रोच जो है वो सिखाती है। दैट्स वाई आपकी केस स्टडीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑफिसर को बोला गया है कि ये सब झुग्गी झोपड़ी आपको यहाँ से हटवानी है। ओके, तो उसको वो रूल फॉलो करना है। देन दूसरी तरफ वो देखता है कि भाई बारिश का या सर्दी का मौसम है, मैं ये झुग्गी झोपड़ी उड़ा दूंगा अगर यहाँ से, तो ये जो गरीब लोग हैं, बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे? ये सर्दी में बीमार होंगे, मरेंगे। सो दैट इज कंपैशन। तो दो चीजें आपस में टकरा गई ना, तो जो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड जो एथिक्स है, वो आपको इस तरह की सिचुएशंस को फेस करने के लिए टूल्स प्रोवाइड करती है कि किस तरह आप इन सिचुएशंस को बैलेंस आउट कर सकते हो। देन नेक्स्ट है कि ये जो है, इट गिव्स सेंट्रल इंपॉर्टेंस टू रिलेशनशिप्स एंड ह्यूमन इंटरडिपेंडेंस। क्या मतलब हुआ इसका? तो देखो, हम जो हैं ह्यूमन, मनुष्य, व्यक्ति लोग, हम लोग आइसोलेशन में नहीं रहते। हम फैमिलीज में रहते हैं, कम्युनिटीज में रहते हैं, हम इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं, कॉलेज, स्कूल, ऑफिस। ओके, हम सोसाइटी से जुड़े हैं। तो इससे क्या होता है, तो हमारी जो एथिक्स है, जो हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो हमारी एथिक्स है, उसको इन रिलेशनशिप्स को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ये नहीं है कि हमेशा भाई सच बोलना मेरा धर्म है, मैं हमेशा सच बोलूंगा, या जस्टिस मेरा धर्म है, या रूल फॉलो होने चाहिए। भाई आप एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हो, तो उन रिलेशनशिप्स को भी आप एथिक्स में कंसिडर करो। तो एथिकल डिसीजंस जो हैं, क्योंकि रियल लोगों को अफेक्ट करते हैं, वो बुक्स में नहीं रहते। इसलिए रिलेशनशिप्स, ट्रस्ट, केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड म्यूचुअल डिपेंडेंस जो है, इन सब को भी हमें मॉरल डिसीजंस लेते टाइम कंसिडर करना चाहिए, जो कि कॉन्टेक्स्ट बेस्ड अप्रोच में इसको अकोमोडेट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर है, तो एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट है ये। ओके, ये टीचर जो है, अगर ये स्ट्रिक्टली अपने क्लासरूम के रूल्स को एनफोर्स करेगी, हो सकता है ये जो स्टूडेंट है ये अपने पर्सनल रीजंस की वजह से, पर्सनल सर्कमस्टांसेस की वजह से डिसएडवांटेज पे रह जाए, फेल हो जाए। बट यही टीचर अगर इसको एक्स्ट्रा टाइम देती है, तो क्या होगा कि इसकी हेल्प होगी। सो दैट इज एथिक्स ऑफ केयर या कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एथिक्स, मतलब उसी का ही एक पार्ट है एथिक्स ऑफ केयर, जो हम आगे पढ़ेंगे। सो दैट्स हाउ इट gives importance to relationships and human interdependence. Then it emphasizes practical wisdom over formulaic answers। यानी कि क्या मतलब हुआ कि कोई एक फॉर्मूला नहीं है जिससे आप हर एक एथिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इंस्टेड जो गुड एथिकल डिसीजंस होते हैं ना किसी भी सिचुएशन में, उनमें हमें किस चीज की जरूरत होती है? एक्सपीरियंस की, ऑब्वियसली। जजमेंट, वाइज जजमेंट की, कि आप दिमाग लगा के जजमेंट, चीजों को बैलेंस करो, चीजों को कंसिडर करो, देन आप किसी जजमेंट में पहुंचो। विजडम की, सेंसिटिविटी की और कॉमन सेंस की। अब ये जो आइडिया है ये अरिस्टोटल से आता है, इसको भी हम इसी में ही पढ़ेंगे। ओके, आगे आने वाले लेक्चर्स में। अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है फ्रोनेसिस, यानी कि प्रैक्टिकल विजडम। यानी कि आप मैकेनिकली रूल्स को फॉलो करने की बजाय, आप एक जो वाइज इंसान होता है वो क्या समझता है, उस सिचुएशन में जो लोग हैं उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, या क्या क्या उनकी रियलिटीज हैं, उस सिचुएशन की रियलिटीज क्या हैं, जो डिसीजन होगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो ये सब कंसिडर करके वो डिसीजन लेता है। अब ये एक डीसी साहब है, क्या होता है कि एक गांव में तो आपकी
बाढ़ आई हुई है, तो यहाँ पे आपको इमीडिएट इवैक्यूएशन की ज़रूरत है क्योंकि ये गाँव थोड़ा नीचे है। वहीं दूसरे गाँव जो है वो थोड़ा ऊपर है बट उसके रास्ते कट गए हैं, तो वहाँ पे इमीडिएट जो ज़रूरत है वो है फूड डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जो एक वाइज़ ऑफिसर होगा वो सेम स्ट्रैटेजी हर जगह नहीं लगाएगा कि भाई खाना बाद में बाँटेंगे, पहले सबको इवैक्यूएट करो। जब ये गाँव ऊपर है, थोड़ा-सा ऊँचाई पे है, यहाँ पे फ्लड का पानी नहीं पहुँच रहा है, तो इनको इवैक्यूएट करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट एयर ड्रॉप फूड यहाँ पे। जबकि ये जो है ये गाँव नीचे है तो इसमें फ्लड आ गई है, तो ये लोग डूब रहे हैं, तो इनको इवैक्यूएट करना ज़रूरी है। तो ये क्या करते हैं कि he adapts according to local conditions. So good ethics is not about having all answers but having the wisdom to choose well कि कौन सा जो आंसर है, कौन सा डिसीजन है, वो किस सिचुएशन में बेस्ट है. That is context based ethics. Then fifth है it seeks context sensitive workable solutions rather than abstract consistency alone. यानी कि रियल लाइफ में जो सिचुएशन है उसके बेसिस पे सॉल्यूशंस निकालने की बात करती है जो कि एक्चुअल में वर्क करे रादर देन डिपेंडिंग अपॉन कि भाई टेलियोलॉजी ये कहती है डियंटोलॉजी ये कहती है तो उस पे डिपेंड करने की बजाय इसका क्या मतलब हुआ कि देखो एथिक्स का पर्पस जो होता है ना वो सिर्फ लॉजिकली कंसिस्टेंट रहना ही नहीं होता इसका पर्पस होता है कि आप रियल जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स है उनको फेयरली और इफेक्टिवली सॉल्व करो और समटाइम्स जो स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी होती है ना कि आप एक रूल को फॉलो करो डियोंटोलॉजी फॉलो करो कि मुझे तो अपनी ड्यूटी करनी है ड्यूटी ये कहती है सो आई एम गोइंग टू डू दिस नो मैटर व्हाट उससे कई बार इनजस्टिस क्रिएट होता है जैसे बाबू लोग होते हैं ना ऑफिस में कि भाई रूल ये कहता है हम तो रूल करेंगे इस रूल के हिसाब से काम करेंगे इससे कई बार नुकसान होता है तो कॉन्टेक्चुअलिस्ट अप्रोचेस जो हैं वो ऐसे सॉल्यूशन सीख करती हैं जो कि प्रैक्टिकल हो ह्यूमेन हो फेयर हो एप्रोप्रिएट हो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जिस सिचुएशन में हम इस टाइम हैं फॉर एग्जांपल कोविड-19 के टाइम पे गवर्नमेंट ने प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स थी ना जो पेपर वर्क्स थे उनको रिलैक्स कर दिया ताकि इमरजेंसी जो ऑक्सीजन और मेडिसिन की प्रोक्योरमेंट है वो थोड़ी फास्ट हो सके इससे फास्टर रिलीफ प्रोवाइड किया गया और जो लाइव्स हैं वो बचाई गई तो इससे क्या हुआ कि प्रोसीजरल जो कंसिस्टेंसी थी कि जो पेपर वर्क था जिस तरह से आपको परमिशंस लेनी थी हो सकता है कि वो रिड्यूस हुई हो बट जो लार्जर गुड था कि लोगों की जान बचाई गई वो अचीव हुआ तो सॉल्यूशन जो था वो वर्केबल था बिकॉज उसने जो एक्सेप्शनल उस टाइम पे सरकमस्टांस था एक्सेप्शनल जो कंटेक्स्ट था उसके अकॉर्डिंग एक्ट किया क्या मतलब हुआ कि एथिक्स जो है इट इज नॉट अबाउट बीइंग राइट ऑन पेपर बट अबाउट डूइंग कि रियलिटी में क्या सही है क्या काम करता है किससे ज्यादा लोगों को फायदा पहुंच रहा है मतलब जो दिमाग लगा के विजडम से कॉमन सेंस से क्या डिसीजन जो है सबसे सही रहेगा ओके सो रियल ह्यूमन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए कॉन्टेक्चुअलिस्ट एथिक्स जो है वो जस्ट प्रैक्टिकल और एप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस को लेके आती है किसी भी गिवन सिचुएशन में अब जो इसकी 5 अप्रोचेस हैं कंटेक्चुअल एथिक्स की वो हैं सिचुएशन एथिक्स एथिक्स ऑफ केयर कैजुइस्ट्री प्रैग्मेटिक एथिक्स और एरिस्टोटल्स फॉरनेसिस फ्रोनेसिस तो इन सबको हम एक एक वीडियो में करेंगे 15-15 20 20 मिनट के ओके ये आगे आने वाले में करेंगे इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं उसका एक क्यूआर कोड है बट हो सकता है गवर्नमेंट टेलीग्राम बंद कर दे तो आप मेरे व्हाट्सएप को भी फॉलो कर लो इन केस ओके एंड ये इंस्टाग्राम है यहाँ पे मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर कर दूंगा इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप फॉलो करके मुझे यहाँ डीएम कर सकते हैं आई आंसर इट सो यू आर वाचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य माय नेम इज राव अनूप सिंह लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो नोटिफिकेशन आइकन दबा दो ये है आज का मोटिवेशन थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव अ ग्रेट डे